ठीक है। तो न्यूक्लियाई में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन देख पढ़ रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई में अच्छा सबसे पहली चीज देखिए, किसी भी एलिमेंट का जो डिटर्मिनेशन होता है कि कोई भाई एलिमेंट कौन सा है, वो उसके किस पे होता है, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे होता है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई में जो सबसे पहली चीज है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आइसोटोप्स आइसोटोप होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप वो है कि किसी न्यूक्लियस में यदि प्रोटॉन की संख्या सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, डिफरेंट हो। इस टाइप के जो एटम्स होते हैं उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हाँ राजदीप देखिए बेटा, अभी हमने स्टार्ट किया है आज क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियाई, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुज प्रोटॉन्स हुज न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई है, हुज न्यूक्लियस हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी न्यूक्लियस में यदि प्रोटॉन की संख्या सेम है और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में वह आइसोटोप कहे जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होगा ये क्या होगा, यह डिफरेंट होगा। ये का मतलब क्या है बेटा, ये मास नंबर है, मास नंबर ये डिफरेंट होना चाहिए। जबकि जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि किसी एटम का जो मास नंबर है वह डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर यदि सेम है तो इसको हम कहेंगे कि वह आइसोटोप्स है। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। पहला जिसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 1 होता है। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 2 होता है। तीसरा जिसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 3 होता है। अब यहाँ पे अगर हम पता करें कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो पहले वाले में प्रोटॉन 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होता है तो 1 हो गया। और जो न्यूट्रॉन होता है वह मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हम लोग न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे थे,
ए माइनस जेड करके न्यूट्रॉन निकालते थे, न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। तो यहाँ पे 0 1 माइनस 1 तो ये 0, मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखें तो प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 3 है, और न्यूट्रॉन कितना, सॉरी प्रोटॉन जो है 1 है और न्यूट्रॉन कितना है, तो 3 माइनस 1 2 है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग आइसोटोप कहेंगे। ठीक है बेटा। इसी तरह से क्लोरीन का भी आप चेक कर सकते हैं। क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन में क्या होता है, जैसे Cl है तो इसका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35। और इसका दूसरा जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक नंबर तो 17 होता है बट मास नंबर कितना होता है, 37 होता है। यहाँ भी P जो है 17 है और N कितना हो जाएगा, तो 35 माइनस 17 यानी कि 18 हो जाएगा। यहाँ पे P इक्वल टू 17 है और N इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो N इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। तो इसमें भी देखें तो प्रोटॉन की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। तो ये भी क्या है, ये भी आइसोटोप्स है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। सर क्लोरीन की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, क्या होती है? CHLORINE। हाँ, अब वो क्या है, RINE। वो अब अपने से बाहर हो गया है ना ये सब। हाँ सर। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, रब कर दो। हाँ सर। ठीक है। तो ये तो आइसोटोप हो गया बेटा। अब हम लोगों को इसके बाद फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अच्छा, आप लोगों को याद होगा इसमें जैसे क्लोरीन का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है बेटा, एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन का, 35.5 होता है ना? हाँ सर। तो 35.5 कहां से आता है, वो कहां से आता है? तो देखो बेटा, जैसे अभी क्लोरीन का हमने क्या देखा था, दो आइसोटोप देखा, दोनों ही क्लोरीन थे, क्योंकि क्लोरीन अभी मैंने बताया था कि जो एलिमेंट का डिटर्मिनेशन होता है वह किस पे होता है, एटॉमिक नंबर पे होता है। दोनों का एटॉमिक नंबर 17 था, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्लोरीन है। लेकिन क्लोरीन का जो मास नंबर है, पहले वाले का 35, दूसरे वाले का कितना था, 37 था, लेकिन उसका एटॉमिक मास तो 35.5 होता है। तो कहाँ से आता है वो देखते हैं। तो वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। कैसे निकालते हैं उसको देखिए, उसी को मैं बता रहा हूं। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या इसको हम लोग एवरेज एटॉमिक मास, ये ड्यू टू आइसोटोप होता है। क्यों होता है, तो ड्यू टू आइसोटोप। अब इसमें एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो ये होता है एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, फार्मूला है A1 इंटू में N1 प्लस A2 इंटू में N2 प्लस A3 N2 में N3 प्लस आंसोमन। ये होता है बेटा, ये इस तरीके से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। वेयर A1 क्या है, तो A1 है मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप।
A2 क्या है, तो मास नंबर ऑफ सेकेंड आइसोटोप। इसी तरीके से A3 एटॉमिक मास नंबर ऑफ थर्ड आइसोटोप, अगर ऐसा है तो, जैसे हाइड्रोजन में 3 थे। अब N1 क्या है, तो N1 जो है या फ्रैक्शनल या परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। सॉरी, फ्रैक्शन या इसको परसेंट ही बोल सकते हो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। इसी तरह से N2 इक्वल टू फ्रैक्शन और परसेंट ऑफ सेकेंड आइसोटोप, ये निकलता है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन का ही, तो उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में हमने लिया क्लोरीन। अब यहाँ पे इसके दो आइसोटोप से, पहला आइसोटोप था Cl जिसका एटॉमिक नंबर 17 और इसका 35 था मास नंबर, एंड दूसरा हमने लिया था जिसका एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 37 था। नेचर में ये जो है, ये जो N1 N2 है, मतलब नेचर में इसकी अवेलेबिलिटी कितना परसेंट या उसका कितना फ्रैक्शन है, तो ये वाले जो आइसोटोप की जो नेचर में अवेलेबिलिटी है वो 75% है, जबकि इस वाले क्लोरीन की जो नेचर में अवेलेबिलिटी है वह 25% है। तो यहाँ पे अब ये चीजें हमें मिल गई, क्या मिल गई, एटॉमिक, यहाँ पे A1 क्या है, A1 है मास नंबर, तो इसका A1 हमें मिल गया कितना 35, और N1 कितना मिल गया, तो 75%। A2 कितना मिला, तो A2 इक्वल टू दूसरे का 37 और N2 कितना मिल गया 25%। तो देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू में N2, वैल्यू ट्रांसफर कर दे, 2 है तो 2 ही लेंगे इसमें से, यहां से फार्मूले में से, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 75%। तो परसेंट के लिए मैं नीचे 100 लिखता हूँ, इसलिए इसको फ्रैक्शन बोला जाता है। प्लस में 37 इंटू में 25% है, तो अपान में 100 लिख करते हैं। 25 4 जा 25 3 जा, ये भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब ये कितना हो गया बेटा 105 अपान में 4 प्लस ये कितना हो गया 37 अपान में 4। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को प्लस कर दो, तो 7 5 12 और 3 1 4 1 बटे 4, इसको डिवाइड कर दो बेटा। 4 3 जा 12, 2 बच गया, 4 5 जा 20, अगेन 2 बच गया, 4 5 जा 20। ये आ गया बेटा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन 35.5। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया क्या? राजदीप, जयेश, यस सर। सर थोड़ा बहुत ही आया, क्या समझ में सर, थोड़ा बहुत ही आया। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, क्या नहीं समझ आया? बोलिए क्या नहीं आया, बताइए। सर वो लास्ट की कैलकुलेशन बता दो, क्या किया आपने उसमें? मतलब वो क्लोरीन का बता रहे थे आप सर, ये A1 और N1। अरे तो ये बताया ना, जैसे ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि 2 आइसोटोप है क्लोरीन के। हाँ सर। तो ये 35 37 क्या है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि A1 क्या है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ द आइसोटोप। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वही क्या होता है, मास नंबर होता है। तो ये मास नंबर हो गया। और जो N1 N2 है, यह नेचर में इसकी अवेलेबिलिटी है, कितना परसेंट है या उसका फ्रैक्शन क्या है। तो नेचर में इसकी अवेलेबिलिटी ये क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, ये आपको मिलेगा। क्लोरीन ये वाले आइसोटोप की जो अवेलेबिलिटी है 75% है, इस वाले की 25% है। तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। ये फार्मूला उठाया है A1 N1 प्लस A2 N2, यहाँ पे रख लिया। A1 N1 A2 N2 की वैल्यू रख दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन है बस। ओके सर, अब समझ में आ गया सर। हाँ ठीक है, रफ कर दूं? हाँ सर।
सर वो दूसरा वाला 25% है ना? हाँ, दूसरा वाला 25% है बेटा। ओके सर। अब बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई में दूसरा पॉइंट है आइसोबार्स। आइसोबार्स आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। आइसोबार्स, तो आइसोबार में क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम ये तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या होगी? डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस टाइप के जो एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो अभी जब एग्जांपल लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम हमेशा बराबर आएगा। अलग अलग न्यूक्लियस में जो आइसोबार्स होंगे उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का सम बराबर आएगा, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होगी? ये डिफरेंट होगी। यानी कि पहले न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स होंगे दूसरे न्यूक्लियस में अलग होंगे, दूसरी संख्या में होंगे, वैसे ही न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे, लेकिन सम हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो आइसोबार में लिख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स whose nuclei have same number of whose nuclei have same number of nucleons, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बट न्यूक्लियॉन्स का मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगी, बट उनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें एटॉमिक जो नंबर होगा, एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर ना बेटा, मास नंबर, जो मास नंबर होगा वो सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, लेकिन जो जेड होगा, जेड का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये डिफरेंट होगा बेटा, ये डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 और जो मास नंबर होता है वो 14। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सॉरी यहाँ 7 नहीं 6, इसका 7 होता है और इसका जो मास नंबर होता है वो भी होता है 14। तो देखो बेटा यहाँ पे इसका मास नंबर 14 है, इसका भी मास नंबर 14 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 6, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 14 माइनस 6 यानी कि ये 8 हो गई। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 माइनस 7 यानी कि 7 हो गई। तो देखो बेटा इन दोनों के न्यूक्लियस में, कार्बन और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी डिफरेंट है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, इसमें 8 है और इसमें 7 है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों में भी 14 है और इन दोनों का भी मिलकर के 14 है। दोनों में न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम है। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स करते हैं। इस टाइप के
एटम्स को आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, रफ करो। यस सर। ठीक है, अब इसी में थर्ड जो है वो है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, तो आइसोटोन में क्या होगा, इसमें जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो सेम होती है। मतलब दोनों न्यूक्लियस में क्या होती है, अलग अलग न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी बट प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे जस्ट आइसोटोप क्या हो गया, आइसोटोप का उल्टा हो चुका है। आइसोटोप में प्रोटॉन सेम थे, न्यूट्रॉन डिफरेंट थे। यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन जो है डिफरेंट हो गए। तो इसको भी लिख सकते हैं एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स whose nuclei have same number of neutrons, same number of neutrons but different number of protons, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस टाइप के एटम्स को हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स। इसमें क्या होगा, जेड एंड ए, जेड ये एटॉमिक नंबर होगा, ये डिफरेंट होगा। ये जो है ये मास नंबर होगा, ये भी डिफरेंट होगा। बट ए माइनस जो जेड होगा जिसको आप न्यूट्रॉन कहते हैं, ये क्या होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा। एग्जाम्पल में लिथियम और बेरियम ले सकते हैं। एग्जाम्पल Li एंड Be, इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है 3, मास नंबर है 7 और इसका एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 8, ये है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 3 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 - 3 यानी कि ये 4 हो गया। और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 4 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो 8 - 4 यानी 4। तो दोनों में चेक कर सकते हो बेटा, इसमें प्रोटॉन दोनों में डिफरेंट है बट न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो जिसमें प्रोटॉन डिफरेंट न्यूट्रॉन सेम उसको आइसोटोन, जिसमें प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन डिफरेंट उसको आइसोटोप। और जिसमें एटॉमिक नंबर सेम बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट उसको बोलते हैं आइसोबार। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को न्यूक्लियस के बारे में शेप, साइज एंड डेंसिटी के बारे में बात करनी है कि उसकी शेप, साइज और डेंसिटी क्या होती है। शेप, साइज एंड डेंसिटी रफ कर दो बेटा। यस सर। शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले शेप देखें। शेप जैसे जानते हैं कि एटम का जो शेप होता है, एटम का शेप क्या होता है, एक तरीके से स्फेरिकल माना गया है।
तो वैसे ही न्यूक्लियस का भी शेप क्या होता है, न्यूक्लियस का भी शेप स्फेरिकल ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, डेविएशन आता है, जिसको हम 10% से लेस ही उसका मानते हैं, या तो मैक्सिमम 10% का डेविएशन होता है, नहीं तो क्या होता है बिल्कुल शेप किसके जैसा होता है, स्फेरिकल जैसा होता है। तो इसको कह सकते हैं कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज shape of nucleus is regards as spherical with less than or equal to 10% डेविएशन, यानी कि वह 10% का उसमें वेरिएशन जरूर हो सकता है, तो बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर ना हो, 10% का उसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको यही मानते हैं कि वह 10% मतलब स्फेरिकल है। तो ये तो हो गया उसकी शेप। अब हम साइज की बात करें कि साइज क्या होती है, तो एक्चुअली में साइज ऑफ द जो न्यूक्लियस होता है वो डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, तो वह डिपेंड करेगा किस पे, वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो उसकी रेडियस पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है कि इसकी साइज किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रफ करो बेटा, इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन आएगा, एक फार्मूला मिलेगा, रफ कर दो इसको। यस सर। साइज, जैसे मान लीजिए कि कोई ये एक न्यूक्लियस है और इसकी जो रेडियस है वह रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल आर है, ये इसकी रेडियस हमने मान लिया कि ये रेडियस जो है कैपिटल आर है। न्यूक्लियस ये कैपिटल आर है, तो इसकी जो वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं ये देखूं कि एक्सपेरिमेंट शोज क्या शो करते हैं कि जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वह नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to number of nucleons in nucleus, यानी कि न्यूक्लियस में कुल कितने न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों के संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको इस तरीके से एक फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स को हम लोग क्या लिख रहे थे, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है मास नंबर। जैसे कल हम लोगों ने, कल नहीं परसों पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास नंबर। भाई ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है, मास नंबर के। तो ये हो गया ए, यानी कि ये मास नंबर के बराबर हो जाएगा। इसको हम मास नंबर भी कर सकते हैं, मास नंबर, ठीक है। अब इसे अगर इस न्यूक्लियस की रेडियस आर है तो इसके वॉल्यूम को आप लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, ये स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखा जा सकता है क्या, तो यहाँ आप लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, ए के। अब इसमें से हम बात करें कि सिर्फ रेडियस, यानी कि रेडियस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, या आर क्यूब इक्वल टू
अगर इक्वल टू में चेंज करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आप लगाएंगे जिसको आर नॉट कर सकते हैं, आर नॉट इंटू में ए, या आर इक्वल टू मिल जाएगा क्या, यहां से काम करो बेटा, यहीं से एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आर क्यू प्रोपोर्शनल टू, यहां से अगर मैं क्यू घटाता हूं तो ए की पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, तो इसका क्यूब रूट आर हो जाएगा और इसका क्यूब रूट ए की पावर 1/3। अब इसको इक्वल टू में चेंज करें तो ये हो जाएगा आर नॉट इंटू में ए की पावर 1/3, ये आपको मिल गया। वेयर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर नॉट क्या है, तो आर नॉट कांस्टेंट है एंड जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 12 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, या अगर फर्मी में लिखें तो 10 की पावर -15 मीटर को 1 फर्मी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 12 फर्मी के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके लिए है, तो ये फॉर ऑल न्यूक्लियस है बेटा, फॉर ऑल न्यूक्लियस, सभी न्यूक्लियस के लिए आर नॉट की वैल्यू यही रहेगी, ये हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं, इसकी वैल्यू अगर यहां पर रख दी जाए तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो आर नॉट के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 10 टू पावर -15 इंटू में ए की पावर 1/3, ये आ जाएगा मीटर में। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के रेडियस को इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, यदि ये की जगह पे उस एटम का एटॉमिक मास नंबर लिख दिया जाए। जिस एटम के न्यूक्लियस का हमें क्या करना है, साइज डिटरमाइन करना है, उस एटम का मास नंबर अगर यहाँ पे लिख देंगे या कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा उस न्यूक्लियस की रेडियस। क्लियर हो गया बेटा। या अगर इसको फर्मी में लिखें तो फर्मी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू ए की पावर 1/3 और ये हो जाएगा फर्मी। तो आप इस तरह से भी अलग अलग यूनिट में लिख सकते हैं इसको। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? जयेश, राजदीप, यस सर, कोई डाउट नहीं है इसमें? यस सर, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। अब हम लोगों को देखना है, शेप हो गया, साइज हो गया, अब हम डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, रफ कर दो बेटा। हाँ सर, चलिए, डेंसिटी तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास अपान में वॉल्यूम। सिंपल फार्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपान में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस अपान में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस अपान में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इस फार्मूले से इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मास ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर होता है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वह ए इंटू ए एम यू के बराबर होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसको हम लोग वी लिख लें, और वी के प्लेस पे ऑलरेडी पहले हम लोगों ने क्या लिखा, अभी इसके पहले वाले में ही, तो ए इंटू ए एम यू अपान में 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये लिखा था हम लोगों ने।
यही लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं R की वैल्यू लिख दूं, R की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, तो ये रो इक्वल टू हो जाएगा A इंटू AMU अपान में 4/3 इंटू पाई इंटू क्या लिखा था हम लोगों ने, R नॉट इंटू में A की पावर 1/3, यही लिखा था बेटा R की वैल्यू, R इक्वल टू यही लिखा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब, ये तो R की वैल्यू होगी, R का क्यूब लगा है तो हमने इसका होल क्यूब लगा दिया। अब इसको ब्रेक कर लें तो ये आपका बन जाएगा A इंटू AMU अपान में 4/3 इंटू पाई इंटू R नॉट का क्यूब आ जाएगा इंटू में A आ जाएगा, A से ये कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा AMU अपान में 1 AMU अपान में 4/3 पाई इंटू R नॉट का क्यूब। अब इसमें अगर वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए तो ये कितना आ जाएगा, वो देखिए, ये डेंसिटी आ जाएगी AMU किसके बराबर होता है, तो ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि 1 AMU किससे बराबर होती है, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर होती है, अपान में 4/3 पाई। तो 4/3 पाई को ऐसे ही रन दो, इसकी वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इंटू 3.14 इंटू में R नॉट की वैल्यू अभी हमने बताया था कितना होता है, तो 12 इंटू 10 की पावर -15 और ये हो जाएगा मीटर, और इसका होल क्यूब लगा है तो यहाँ पे होल क्यूब लगा दो। तो ये अगर कैलकुलेट किया जाए, पूरा कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 17 kg, 2 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, 2 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये मत सोचना है कि ऊपर तो -27 है -15 है, -15 का क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो माइनस का 45 ऊपर जाकर के तब ये जाकर के माइनस होगा, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो हमें मिला, ये मिल गया है आपका डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। राजदीप, जयेश, यस सर क्लियर है। वो R नॉट कहाँ से है? ये R नॉट कहाँ से आया, अभी R इक्वल टू बताया था ना, R इक्वल टू पीछे अभी बताया था ना हमने, जब हम लोग साइड निकाल रहे थे तो साइड में R इक्वल टू क्या निकाले थे, R इक्वल टू R नॉट इंटू A की पावर 1/3, ये लिखे थे ना। वैल्यू, अच्छा R नॉट की, यस सर, R नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, वो तो R नॉट कांस्टेंट है सर, पर वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस वेरी करेगा। ये सभी न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट है R नॉट, R वेरी करेगा। यहाँ पे R कैसे वेरी करेगा, सभी एटम का न्यूक्लियस अलग होगा, क्योंकि सभी एटम का जो एटॉमिक मास होगा, मास नंबर होगा वो अलग अलग होगा। तो हम मास नंबर यहाँ पे रखेंगे तो जो रेडियस होगा न्यूक्लियस की वो अलग आएगी। मास नंबर वेरी करेगा तो रेडियस भी अलग अलग आएगी। R नॉट तो सेम रहेगा, R नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, रफ करूं? यस सर। ओके, तो इस तरह से बेटा ये टॉपिक हो गया फिनिश। अगर चाहें तो आप लोग एक इस पे न्यूमेरिकल देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं कि जैसे आयरन न्यूक्लियस की डेंसिटी आपको हमें फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे आयरन न्यूक्लियस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आयरन न्यूक्लियस।
डेंसिटी ऑफ आयरन न्यूक्लियस, जिसमें मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई ये दे रखा है, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई इक्वल टू दे रखा है 55.85 म्यू, 55.85 म्यू दे रखा है, और इसका जो मास नंबर ए है वो दे रखा है 56, ये दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था कि रो इक्वल टू यानी कि डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपान में मास ऑफ न्यूक्लियस अपान में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये दे रखा है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑलरेडी हमारे पास है कितना 55.85 म्यू अपान में, और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था 4/3 पाई आर का क्यूब, ये लिखा था। लेकिन यहाँ तो एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर दिया गया, तो इसको मास नंबर में चेंज कर दे। अभी हमने लिखा था कि R इक्वल टू क्या होता है, तो R नॉट इंटू में A की पावर 1/3 ये लिखा। तो इस R के प्लेस पे अगर ये ट्रांसफर कर दिया जाए तो 55.85 म्यू अपान में 4/3 पाई इंटू R के प्लेस पे लिख देंगे। तो देखो बेटा अगर इसको क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, R नॉट इंटू में A की पावर 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 55.85 अपान में 4/3 इंटू में R नॉट का क्यूब इंटू A आ जाएगा। और R नॉट की वैल्यू और A की वैल्यू ऑलरेडी है, R नॉट कांस्टेंट है। तो ये दोनों अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो ये हम लोगों को इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू 55.85 म्यू 85 म्यू अपान में 4/3 इंटू 3.14 इंटू, और R नॉट की वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 होल क्यूब आ जाएगा इंटू A के प्लेस पे ये 56 आ गया। अब इसका जो कैलकुलेशन है वह कैलकुलेशन लगभग आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.2 इंटू 10 टू द पावर 17 2.2 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ये इसका डेंसिटी ऑफ द आयरन न्यूक्लियस ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज बस यहीं पे क्लोज करते हैं और ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया।